हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होगे। दोस्तों, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पार्ट 2 आपके सामने लेके आया हूँ। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने कुछ बेसिक चीज़ें सीख ली थी। कौन कौन सी बेसिक चीज़ें सीखी थी कि हम z को यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या लिखते हैं, x प्लस आइटा वाई के फॉर्म में लिखते हैं। इसका हमने एडिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन यानी कि गुणा भाग जोड़ घटाओ, ये सब हमने कौन सी क्लास में सीख चुके हैं ऑलरेडी। हम 11th-12th क्लास में सीख चुके हैं। ठीक है, z बार क्या होता है, x माइनस आइटा वाई होता है, यानी कि कंजुगेट बोलते हैं इसको। तो ये हमने z के बारे में कुछ बेसिक चीजें हमने कल फर्स्ट चैप्टर में सीख ली थी। आज का जो मेन टॉपिक है वो है बेटा सिंगल वैल्यूड फंक्शन। सिंगल वैल्यूड फंक्शन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, एक मानी फलन। ठीक है, एक मानी फलन, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। अब ये क्या होता है बेटा, लेट कर लो एक कि w इज इक्वल टू एफ जेड एक क्या है, सम्मिश्र फलन है। क्या है बेटा, w इज इक्वल टू एफ जेड सम्मिश्र फलन। सम्मिश्र फलन का मतलब है कि z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है और जो w की वैल्यू भी आएगी वो भी किस में आएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो हम यहां लिखेंगे यदि z के एक मान के लिए, z के एक मान के लिए केवल एक ही मान आए। देसी भाषा में सीधा सीधा बताते हैं कि अगर एक वैल्यू आप पुट करोगे z की, कोई एक वैल्यू पुट करोगे और आंसर भी सिंगल वैल्यूड आए, एक ही वैल्यू आए, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सिंगल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। इस चीज को हम क्या बोलेंगे, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या है कि z की कोई भी वैल्यू पुट करें, अपने z की कोई भी वैल्यू पुट करें और z का एक ही आंसर आए। इसका एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। मैंने लिखे है बेटा w इज इक्वल टू z प्लस 3। ठीक है, ये लिख लिया z प्लस 3 और आप मान लो z की वैल्यू मैंने पुट करी 1 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, मान लो z की वैल्यू मैंने ये पुट करी, तो z की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगा, इस z की जगह क्या लिखूंगा मैं, 1 प्लस 3 आयोटा प्लस 3। तो w की वैल्यू क्या आएगी, 4 प्लस 3 आयोटा आ जाएगी। तो मैंने एक वैल्यू पुट की और एक ही आंसर आया। ठीक है, मैंने एक वैल्यू पुट की है और एक सिंगल आंसर ही आया है मेरे पास। इस तरीके के फंक्शन जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, अब अपने सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक है छोटा सा, जिसको हम बोलते हैं बहुमानी फलन। क्या बोलते हैं, बहुमानी फलन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। मल्टी वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, इसमें भी हम वही करेंगे कि हम मान लेंगे, लेट कर लेंगे कि w है, जो w है वो एफ जेड है, इज ए कैसा फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, इज ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। हिंदी में अगर बताएं तो कैसा फंक्शन है जी, सम्मिश्र फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, सम्मिश्र फलन। ठीक है, यानी कि z की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर पुट करेंगे और आंसर भी किस में आएगा, z में। तो इसमें क्या लिखेंगे, z के किसी एक मान के लिए, z के किसी एक मान के लिए या सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए एक से अधिक आंसर आए, एक से अधिक मान प्राप्त हों, तो ऐसा क्या, उसको क्या बोलते हैं, बहुमानी फंक्शन बोलते हैं। पढ़ लो एक बार, z की किसी एक वैल्यू पुट करने से दो आंसर आ जाएंगे, एक से अधिक आंसर आ जाएंगे, या सभी में ही जितनी वैल्यू पुट करो सब में दो दो आंसर, 2 3 4 5 आंसर ऐसा कुछ आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एग्जांपल लिया w इज इक्वल टू क्या, w इज इक्वल टू क्या, रूट z। बहुत सिंपल सा एग्जांपल,
अब आप z की कोई भी वैल्यू पुट करोगे, z की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो क्या आंसर आएगा? दो आंसर आएंगे ना, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में। आप z को कुछ भी लिख लो, जैसे मान लो मैंने z को 9 लिख लिया, 9 + 0 आइटा ये लिख लिया। यहाँ पे 0 की जगह अगर कुछ और लोगे तो उसका रूट निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो आपको मैं आगे सिखाऊंगा इसमें। तो 9 + 0 आइटा का मतलब 9 ही है, तो 9 का रूट कितना होगा? ±3। पुट क्या किया था? पुट तो सिंगल वैल्यू की थी, एक मान पुट किया था, एक मान हमने रखा था, ठीक है ना। और मान कितने आ गए? 2 आ गए। मान कितने आ गए? 2। तो इस तरीके के जो फंक्शन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? बहुमानी फलन बोलते हैं। इस तरीके के फंक्शन को क्या बोलते हैं? बहुमानी फलन, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है बेटा सम्मिश्र चर का पथ, यानी कि ये इसको इंग्लिश में क्या कह देंगे? पाथ ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पाथ ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पथ है उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि कई बार एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं। है छोटा सा ही लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सम्मिश्र चर को पढ़ने से पहले अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा? वास्तविक चर पढ़ना पड़ेगा, रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। यदि हम ये बोलते हैं कि बेटा y = fx, इसका मतलब ये है कि हम x की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। हम क्या करेंगे? x के मान रखते जाएंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा? y का मान मिलेगा। क्या मिलेगा? जिससे हमें y का मान मिलेगा, ठीक है। तो हम इसकी जो डिटेल है वो क्या लिख सकते हैं? यदि y = fx, x एक वास्तविक चर का फलन है। f = fx क्या है? y = fx क्या है? रियल वेरिएबल है, रियल वेरिएबल का एक फंक्शन है। तो fx का मान या fx का पथ क्या होगा? x अक्ष यानी कि x एक्सिस के अनुदिश, x अक्ष के अनुदिश क्या होगा? मानों को ग्रहण करेगा। वो x अक्ष के जो मान हम रखेंगे, x की वैल्यू, उससे जो y के आंसर्स आएंगे, तो वो उसका जो पाथ होगा वो क्या होगा? x अक्ष के अनुदिश मानों को ग्रहण करेगा, ठीक है। लेकिन हमारे को जो बात करनी है वो किसकी बात करनी है? सम्मिश्र चर के पथ की बात करनी है, कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो हम मान लेते हैं ओमेगा = fz, और हमें पता है कि z = क्या है? x + i है, x + i है। तो यहाँ तो x अक्ष क्या था? एक लाइन थी, ठीक है ना। x अक्ष खुद क्या है? एक लाइन है। लेकिन यहाँ x और y दो अक्ष आ रहे हैं। अगर मैं z को रिप्रेजेंट करूँ, मान लो z है यहाँ पे 3 + 4 i, ये है। तो ये जो z है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस तल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन से तल को? एक्स ओ वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स ओ वाई प्लेन है, एक तल है, जिसको हम देसी भाषा में या नॉर्मल भाषा में क्या कह सकते हैं? जेड तल, जेड प्लेन, ठीक है। यानी कि हम जो भी जेड की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि जो भी ओमेगा का जो आंसर आएगा वो क्या होगा? जेड प्लेन के अंदर आएगा। जो भी ओमेगा का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? ओमेगा का जो आंसर आएगा वो जेड प्लेन के अंदर आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं? जेड का पथ, जेड यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का पथ, जेड का पथ क्या है? प्रारंभिक, ये जो अगली लाइन में लिख रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं, प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं को मिलाने वाला वक्र, जिसको हम इंग्लिश में कर्व कहते हैं, या क्या होगा? बहुभुजी चाप। बहुभुजी चाप को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पॉलीगन आर्क। क्या बोलते हैं? पॉलीगन आर्क होगा। इस लाइन को आप दोबारा रीड कर लीजिए।
कि z का जो पथ होगा, सम्मिश्र चर का जो पथ होगा, ये हमने क्या लिखा है, सम्मिश्र चर का पथ लिखा है ना ऊपर देखिए आप, सम्मिश्र चर का पथ, ये क्या होगा, z के जो भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होंगे, प्रारंभिक यानी कि स्टार्टिंग और अंतिम यानी कि एंडिंग पॉइंट, उनको मिलाने वाली कोई कर्व होगी, और कर्व को ही हम क्या बोल सकते हैं, पॉलीगन आर्क बोल सकते हैं, बहुभुजी चाप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो सम्मिश्र चर का पथ क्या है, सम्मिश्र चर का पथ है या तो बहुभुजी चाप या वक्र यानी कि कर्व, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बेटा है सम्मिश्र फलन की सीमा। क्या टॉपिक है, लिमिट, लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो लिमिट पढ़ने से पहले मैं आपको दो बातें बताता हूं लिमिट के बारे में। पहला जो पॉइंट है, क्या पॉइंट है पहला, कि किसी भी फलन की जो सीमा है वो हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है। हिंदी में बोलें तो क्या होती है, अद्वितीय। किसी भी फलन की जो सीमा है वो क्या होती है, यूनिक होती है, यानी कि फंक्शन की जो लिमिट है वो हमेशा यूनिक होगी। उसका एक ही आंसर पॉसिबल है। किसी एक फंक्शन की अगर हम लिमिट फाइंड करें तो उसके दो आंसर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका ये है कि फलन की सीमा हमेशा विद्यमान हो यह आवश्यक नहीं, ठीक है ना, कि मे और मे नॉट एग्जिस्ट, कि कोई भी फंक्शन आपको दे दिया उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट ना करे, हो क्या सकता है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट ना करे, और अगर एग्जिस्ट करेगी तो कैसी होगी, यूनिक होगी। अगर एग्जिस्ट करेगी तो कैसी होगी बेटा, यूनिक। एक छोटा सा क्वेश्चन से पहले अपने लिमिट का थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं कि किसी भी फंक्शन की लिमिट को कैसे पढ़ा जाता है। z टेंड्स टू z0 एफ जेड इक्वल टू एल, ये इसका मेन फॉर्मूला है लिमिट का, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि एफ जेड कोई फंक्शन है, एफ जेड क्या है, फलन है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फलन है, जिसमें हम z की वैल्यू पुट करेंगे। z की वैल्यू क्या पुट करेंगे, z0, ये यहाँ लिखा हुआ ना z टेंड्स टू z0, इसका मतलब है कि z की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, z0, और z की वैल्यू z0 पुट करने से आंसर क्या आएगा, l आएगा। ये आपका सीमा का मान है। और अगर जो l आ गया, या तो हो सकता है कि एग्जिस्ट ही ना करे, दूसरा पॉइंट पढ़िए, या तो क्या हो सकता है कि एग्जिस्ट ना करे, और अगर एग्जिस्ट करेगी तो कैसी वैल्यू आएगी, यूनिक। यानी कि l के दो आंसर पॉसिबल नहीं हैं, l के दो आंसर पॉसिबल नहीं है, l का सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, एक आंसर आएगा, ठीक है। अगला इस क्वेश्चन के थ्रू अपने इसको थोड़ा सा समझते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं लिमिट के, छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, फाइंड द लिमिट z टेंड टू आयोटा वेयर फंक्शन इज z प्लस आयोटा स्क्वायर। एक छोटा सा फंक्शन, उससे हमने स्टार्टिंग की है। फंक्शन है लिमिट z टेंड टू आयोटा z प्लस आयोटा होल स्क्वायर, इसकी लिमिट अपने को फाइंड करनी है कि सीमा क्या होगी, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, z को पुट कर दो, आयोटा प्लस आयोटा होल स्क्वायर, क्या बन गया, 2 आयोटा होल स्क्वायर, आंसर आ गया -4। कैसे आया, क्योंकि आयोटा की स्क्वायर क्या होती है, -1 होती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि लिमिट या तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, और एग्जिस्ट करेगी तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही आंसर होगा। और लिमिट को फाइंड करने के तरीके जो हैं वो हम धीरे धीरे ढूंढेंगे, ठीक है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आपको बताया जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लिमिट कह दिया आपको, लिमिट z टेंड टू आयोटा, और फंक्शन दे दिया 3z पावर 4 माइनस 2z क्यूब प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 5, ये आपको न्यूमरेटर में दे दिया, अंश में दे दिया, और हर में क्या दे दिया, z माइनस आयोटा, z माइनस आयोटा।
का मान क्या होगा, कि इसकी लिमिट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप सीधा z पुट करो इसमें। z पुट करके देखोगे तो आप ऊपर क्या दिखेगा, आपको ऊपर दिखेगा 0 और नीचे भी क्या दिखेगा 0। इसका आंसर देखो, नीचे तो z की जगह आयटा पुट करके 0 दिख रहा है ना, ऊपर भी 0 बनेगा, आप कैलकुलेशन करके देख लेना। तो 0/0 रूप बने या फिर इनफाइनाइट फॉर्म बने, तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, अगर आपने 11th-12th में पढ़ा हो तो, नहीं पढ़ा तो आपको बता देता हूं मैं, डॉक्टर एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। कौन सा रूल? डॉक्टर एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। अब डॉक्टर एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है? ये कहता है कि ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अलग कर दो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अलग, यानी कि अंश का अवकलन अलग और हर का अवकलन अलग, दोनों तरफ अवकलन कर दो। ठीक है, तो लिमिट तो वही रहती है, z टेंड टू आयटा ही रहेगी। ऊपर वाले का फंक्शन कर देंगे डिफरेंशिएशन, तो 4×3=12 z³ -6×3=6 z² 8×2=16 z -2z का 2 और 5 का 0। नीचे z का फंक्शन है तो z का डिफरेंशिएशन 1 और आयटा का 0। ठीक है, अब इसमें आप आयटा पुट कर दो। इसमें अगर अपने अब आयटा पुट करेंगे, कलर चेंज कर लें क्या, इसमें अगर अपने आयटा पुट करेंगे तो देखो क्या रहेगा, 12 z की जगह आयोटा पावर 3 -6 आयोटा पावर 2 प्लस 16 आयोटा -2, और नीचे तो 1 है ही है तो नीचे वाले 1 को तो छोड़ दो। आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा होता है, तो यहाँ माइनस का 12 आयोटा हो गया। आपको ध्यान रखनी है ये छोटी छोटी बातें। आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा। ठीक है, ये आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस +1 तो 6 हो गया, और ये हो गया 16 आयोटा, ये हो गया -2। तो 16 आयोटा में से 12 आयोटा आपका माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 आयोटा, और 6 में से 2 माइनस हो जाएगा तो ये आपका बन जाएगा 4। ठीक है ना, यही आपका आंसर है। इसको आप क्या लिख सकते हो ज़्यादा ज़्यादा, 4 1 प्लस आयोटा, ये आपकी लिमिट का मान है, ये आपका एल का मान है। ठीक है बच्चे, अगला जो क्वेश्चन है बेटा थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। लिमिट z टेंड टू 0 और अपने को लिमिट फाइंड करनी है z/z, इसका मान अपने को फाइंड करना है। ठीक है, अब देखने में तो आपको लग रहा है कि भाई z/0 रख दें और नीचे भी 0 रख दें, 0/0 फॉर्म बन गई तो हो गया क्वेश्चन। लेकिन कुछ चीज़ों की आपको जानकारी होनी जरूरी है। तो क्या जानकारी होनी जरूरी है, यहाँ स्टार लगा के लिख लो आप, कि अगर पहला पॉइंट तो ये है कि यदि z टेंड टू 0 होगा तो ये बात कन्फर्म है कि z ऑल्सो टेंड टू 0 होगा। z टेंड टू 0 होगा तो z भी क्या होगा? 0 होगा। दूसरी बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि फलन कोई सा भी हो, चाहे फलन की जो सीमा है यानी कि लिमिट ऑफ द फंक्शन है जो, वो क्या रहती है? पथ से स्वतंत्र होती है, पथ से स्वतंत्र होगी। अब इसका क्या मीनिंग है? इसका बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाथ, यानी कि लिमिट का जो कोई भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्विंग मेथड कुछ भी हो, चाहे उसका सॉल्विंग मेथड कुछ भी हो, अगर उसके 2 आंसर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट क्या नहीं करती? विद्यमान नहीं करती। ठीक है, और अगर उसका एक ही आंसर आ रहा है तो वो उसका आंसर है। अब वो जो आंसर आपका आएगा ना, जो भी उसका मान आएगा, ठीक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर आएगा, किसी भी मेथड से कर लो जाए। उसका मेथड बहुत सारे हो सकते हैं, उसको हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे आपको लिमिट को सॉल्व करने के कुछ सीधे सीधे मेथड हैं कि z की जगह z0 पुट कर दो तो भी लिमिट का मान आ जाता है, या फिर 0/0 या इनफाइनाइट बनाओ और DL हॉस्पिटल लगाओ तो भी लिमिट का मान आ जाता है। या फिर एक आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत कि फैक्टराइजेशन कर दो, या क्या बोलते हैं उसको, गुणनखंड कर दो। ठीक है ना, ऊपर भी गुणनखंड कर दो, नीचे भी गुणनखंड कर दो तो भी लिमिट का मान आ जाता है। या फिर आप प्रसार कर दो, क्या कर दो? एक्सपेंशन। अगर साइन थीटा दे रखा है, कॉस थीटा दे रखा है, x+a की पावर, कई बार x+a की पावर n दे रखा है तो a+b पावर n, प्रसार कर दो, ऊपर भी और नीचे भी क्या कर दो? प्रसार कर दो, उससे भी हमारे आंसर आ जाते हैं।
इससे भी क्या लिमिट का मान निकाला जा सकता है। तो ये चारों पांचों मेथड हैं किसी भी फंक्शन की लिमिट फाइंड करने के, लेकिन इनसे सेम आंसर आना चाहिए तभी लिमिट एग्जिस्ट होगी। अगर एक लिमिट के दो आंसर एग्जिस्ट करवा रहे हो तो गलत है। उस स्थिति में क्या होगा कि किसी क्वेश्चन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। इस क्वेश्चन में क्या है कि जो हमारा z है वो है x प्लस आइटा वाई, तो ऑब्वियस बात है कि z बार क्या होगा x माइनस आइटा वाई होगा, ठीक है ना। ऑब्वियस बात क्या है कि x माइनस आइटा वाई होगा। अब अपने को क्या दिख रहा है कि जो z है टेंड्स टू 0 है, तो इसको 0 आने के दो पथ हो सकते हैं। पहला पथ है z जो है x अक्ष के अनुदिश 0 की तरफ आए। 0 की तरफ आने तो हो सकता है वो x अक्ष से भी आ जाए, हो सकता है वो y अक्ष से भी आ जाए, ठीक है ना। 0 की तरफ अग्रसर होगा तो वो z जो है वो x अक्ष की तरफ से भी अग्रसर हो सकता है और y अक्ष की तरफ से भी अग्रसर हो सकता है। तो लिमिट को लिखेंगे क्या, मैं यहाँ लिख रहा हूँ लिमिट z टेंड टू 0। जो क्वेश्चन है ना z बार अपॉन z, इसकी जगह मैं ये लिख रहा हूँ बेटा x माइनस आइटा वाई अपॉन x प्लस आइटा वाई। तो पहली कंडीशन में मैं मान लेता हूँ कि x अक्ष की तरफ जो है, अक्ष कौन सा है x अक्ष, अगर x अक्ष की तरफ से वो 0 की तरफ है तो y का मान 0 होगा। आपको ध्यान है कि ये ग्राफ है तो x एक्सिस पे क्या होता है y का मान 0 होता है और y एक्सिस पे क्या होता है x का मान 0 होता है। तो इसमें आप y की वैल्यू 0 पुट कर दो, फंक्शन में y की वैल्यू 0 पुट करो, फंक्शन में क्या करो y की वैल्यू 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो आपका मान क्या आएगा x अपॉन x और आंसर आ गया 1। दूसरा तरीका जो है कि y अक्ष की तरफ अग्रसर हो, क्या हो y अक्ष की तरफ अग्रसर हो 0 की तरफ, y अक्ष के सहारे हो 0 की तरफ अग्रसर, ठीक है ना। तो क्या होगा x माइनस आइटा वाई ऊपर है और x प्लस आइटा वाई नीचे है। तो इसमें आप क्या करोगे x को 0 रखोगे, y अक्ष पे क्या है x इक्वल टू 0 है, तो ऊपर बन गया माइनस आइटा वाई, नीचे बन गया प्लस आइटा वाई। तो y कट गया, आइटा कट गया -1, ये -1 है और ये +1 है। तो दो आंसर मैंने आपको पहले बता दिए कि एग्जिस्ट नहीं करते, तो इसका मतलब क्या है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट क्या नहीं करेगी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है।